हेलो स्टूडेंट्स, मैं बॉबी धाकड़ अध्ययन मंच के आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें जहां पे हमने कल ख़त्म किया था वहां से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हमने जो चीज़ कल पढ़ी हुई है उनका 2 मिनट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें हम प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, कल जो हमने पढ़ा था उसको क्विक रिवीजन में एक बार पढ़ लेते हैं। हमने कल क्या क्या सीखा था, देखिए। सबसे पहले नंबर पे हमने आपको बताई थी वास्तविक संख्याएं। नंबर 2 पे हमने बताया था इसके नीचे परिमेय, अपरिमेय। जो कि वास्तविक संख्याओं के ही दोनों भाग हैं। उसके बाद परिमेय संख्याओं में हमने एक एक करके आपको 3 चीजें समझाई थी। सबसे पहले आता पूर्णांक, और उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, और सबसे लास्ट प्राकृतिक संख्याएं, जिसमें सारी चीजें हमने आपके लिए कल क्लियर कर रखी थी कि इनको क्या बोला जाता है। ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के रूप में रहती है। ये मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, लेकिन एक्चुअल में जो होता है कि जो भी नंबर्स है अगर आप उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो फिर वो परिमेय संख्या बन जाता है। इसके बाद में अपरिमेय संख्या हमने आपको बताई थी किस प्रकार से होती है, जैसे एक पाई हुआ, एक ई हुआ, रूट में जो संख्याएं लिखी हुई हैं। पूर्णांक में जो भी नंबर्स हैं माइनस में इन्फिनाइट तक जाएंगे इसी प्रकार से, और जीरो और प्लस में इन्फिनाइट तक जाएंगे। पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं जब जीरो से स्टार्ट हो जाए, और ये वाली संख्याएं जब 1 से स्टार्ट हो जाए। ये वाली चीजें कल हमने आपको समझाई थी। इसके बाद में हमने इसके साथ साथ आपको 3 चीजें और बताई थी। उनको कल बताया था, हमने थोड़ा फास्ट कर दिया था आपके लिए। उनको 2 मिनट में हम और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो चीजें हमने आपको बताई थी, जैसे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, और एक चीज और बताई थी कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो चलिए आइए उनको और देख लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक और चीज की, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या को प्राइम नंबर, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। इसमें कल हमने आपको डेफिनेशन दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने आपको थोड़ा समझा नहीं पाए थे हम। आज हम बताते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन दिया था कि इसके जो है ना केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड, और इसके 2 से अधिक। अब ये क्या होता है, 2 गुणनखंड या 2 से अधिक गुणनखंड में क्या अंतर है? आपने आज से पहले पढ़ा होगा। तो कभी कभार क्या होता है, टीचर्स जो आपको बता देते हैं वो कह देते हैं कि जो अभाज्य संख्या है वो स्वयं से कटती हैं और उसका एक गुणनखंड हो, कोई और ना आए, और जो भाज्य संख्याएं जो होती हैं वो ना 2 संख्याओं से कट जाए और कोई उसका गुणनखंड ना हो। इसको मैं आपको क्लियर किए देता हूं कि मैंने जो यहां पर लिखा हुआ है कि इसके केवल 2 गुणनखंड और इसके 2 से अधिक गुणनखंड, ऐसा क्यों कहा गया और क्यों होता है? कारण क्या होता है, बहुत से टीचर एक को काउंटिंग ही नहीं करते हैं कि एक भी हर एक नंबर का जो है गुणनखंड होता है। तो उसको देखो कैसे क्लियर करते हैं। जैसे मान लो मैंने 3 के गुणनखंड लिखिए। 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 into 3, तो ये हो गए 2। और इसमें मान लो कोई नंबर ले लिया मैंने 6, तो इसका 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 होगा। 3 2 6। तो इस प्रकार में इसमें हमेशा 2 से ज्यादा आएंगे और इसमें केवल 2 आएंगे। एक जो है वो इसमें भी रहेगा और एक इसमें भी रहेगा। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी डेफिनेशन आएगी तो आपको ये वाली लिखनी है।
कि वे सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और वे सभी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है और याद रखना है। अब आगे चलते हैं इससे आगे। तो एक क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, सीबीएसई में पूछा गया। आप ये ना सोचें कि केवल एमपी बोर्ड के लिए कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हम सीबीएसई, एनसीईआरटी और भी जो अदर बुक्स हैं जैसे कि आरडी शर्मा हुआ और चीजें हुई, हम उनको आपको जो है साथ साथ में करवाते चलेंगे, उनके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, एक क्या है, संख्या एक क्या है। नंबर 1 पे है भाज्य संख्या, नंबर 2 पर है अभाज्य संख्या, नंबर 3 पे है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या। और सबसे लास्ट चौथा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, इनमें से कोई नहीं। जी एक प्रश्न हुआ कि संख्या एक क्या है, क्या इन्हें भाज्य में काउंट करें या इन्हें हम अभाज्य में काउंट करें, या फिर ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य में काउंट करें, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो एक नंबर है, संख्या एक है, अब उसके गुणनखंड करो। एक जो है उसका गुणनखंड क्या होगा, केवल एक। इसका जो गुणनखंड है केवल कितना आएगा, एक आएगा। और जबकि हमारी जो डेफिनेशंस हैं जो हमने अभी आपको पिछले पेज पे बताई गई हैं, जो इधर हमने लिखा है अभी आपको कि अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है कि केवल 2 गुणनखंड हो, और भाज्य संख्या की डेफिनेशन जो है कि 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब इसमें जो आ रहा है, इसमें केवल एक का केवल एक गुणनखंड है, इसलिए एक जो है वो उसका आंसर जो होगा वो ये रहा आपके पास में। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या, एक को ना तो भाज्य में काउंट करते हैं और ना ही अभाज्य में काउंट करते हैं। ये कल का क्विक रिवीजन था, इसके बाद हम क्लास चालू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपको जब चैप्टर पहले चालू किया था कल, तो कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने बताया था कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिकों को कवर करना है और क्या क्या क्लियर करना है। तो सबसे पहला है, जो हमने ये भी बताया था कि ये अपने सिलेबस से हट चुका है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आप ध्यान दो, ये क्या चीज है। पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा हो कि बड़ा भारी भरकम सा सर ने पता नहीं क्या लिख दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ये समझ लो, जो आपने बचपन में भाग सीखा है बस वही है, उसको लिखा कैसे ये समझ लो। इन्होंने कहा था कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। यहां पे जो ए है, ए जो है आपका यहां पे भाज्य का काम करता है, बी जो है आपका भाजक का काम करता है, क्यू जो है आपका शेषफल का काम करता है, सॉरी क्यू जो है आपका भागफल है, और आर जो है आपका शेषफल है। ये चार चीजें, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यूक्लिड ने बस इनका संबंध बताया था कि ये किस प्रकार से काम करते हैं, और इन्होंने इससे HCF निकालना हमको बताया कि इससे कितने आसान तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। एक आप अभाज्य गुणनखंड विधि जो आप बचपन से करते आ रहे हैं वो है, 10th में उन्होंने इस विधि को कहा कि इसको किस प्रकार से हमें करना है। तो चलिए
देखते हैं इसमें क्या होता है। अच्छा, आर को आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला है उसमें शेषफल क्या है, आर एक्चुअल में होता क्या है। तो आपको जो हमेशा याद रखना है, इधर मैं इसको लिखे दे रहा हूं, आर की जो वैल्यू है हर परिस्थिति में 0 के बराबर या 0 से बड़ी आएगी और b से हमेशा छोटी रहेगी। b मतलब जिसका भाग संख्या a में दिया जा रहा है उससे हमेशा छोटी रहेगी जी वैल्यू, और 0 के बराबर या 0 से बड़ी रहेगी। चलिए इसके बाद में इससे एक सवाल एग्जांपल लेते हैं क्या होता है, और बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको क्या करना है, सवाल को हम यहाँ पे बताएं, बोर्ड एग्जाम में आपको वैसे ही लिखना है, क्योंकि नंबर्स जो है स्टेप बाय स्टेप के मिलते हैं। अगर कभी कभार क्या होता है कोई स्टेप बीच में स्किप भी कर जाते हैं, तो अगर आपने सवाल कंटिन्यू कर दिया तो उसके आपको नंबर्स जरूर मिल जाते हैं। तो जैसे मैं एक सवाल लेता हूं, छोटा सा ले लेते हैं एग्जांपल कि 6 व 20 का HCF निकालो। ये क्वेश्चन है, हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करेंगे और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अभी इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, पहला चरण क्या है इसका, स्टेप बाय स्टेप हल। पहले चरण में आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है यहां आप लिख लो 6 व 20 में संख्या 20 जो है वो बड़ा नंबर है या बड़ी संख्या है, बड़ी है। और जो संख्या बड़ी होगी, जब भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें जो भी नंबर बड़ा आएगा उसको हम a मानेंगे हमेशा। तो a बराबर यहां पे हो जाएगा 20 और b बराबर हो जाएगा 6। इसके बाद क्या करना है आपको, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, प्रथम चरण में, ये प्रथम चरण हो गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कहती है, तो एक ही जगह पे हमें क्या लिखना है 20 बराबर b का मान कितना माना है हमने 6। अब q क्या होता है, q भागफल होता है। जब आप भाग देते हो किसी संख्या में तो जो चीज भागफल के रूप में निकल के आती है वो यहां पे लिख लेते हैं हम। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए आप इधर हम बता देते हैं, आपको 20 में 6 से डिवाइड देना है। कितनी बार चला गया, 3 बार, 6 3 जा 18, बचा कितना 2। इस प्रकार से काम करना है। तो यहां पे जो ये दर लिखा हुआ है ये है आपका भागफल, नीचे वाला शेषफल r जो रहा। तो इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए यूक्लिड विभाजन 6, जब हमने भाग दिया तो कितने बार गया 3 बार, रिमाइंडर कितना होगा ऐड। और ये प्रक्रिया, ये चरण हम तब तक दोहराएंगे जब तक के हमारा जो शेषफल जो रिमाइंडर है वो कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो इसके लिए दो तीन स्टेप और हैं। अब क्या होगा, अब आपके पास क्या, उधर हमने जब भाग दिया तो एक तो जो 2 बच गया और एक 6 बच गया, तो पुनः अब जो बड़ा नंबर कौन सा रह गया 6, तो a बराबर कितना रह जाएगा 6 और b बराबर 2। सेम कहानी दोहराएंगे हम, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, सेम कंडीशन दोहराएंगे, 6 में भाग देना है, कितने से देना है 2 से, कितनी बार चला जाता है 3 बार, और रिमाइंडर कितना बच गया 0। जैसे ही हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, जैसे ही हमारा 0 आ जाता है वहीं पर हमारा HCF कंप्लीट हो जाता है, ये वाला काम। तो हमें लास्ट में ये देखना होता है कि लास्ट में जो b का मान है वो हमने कितना लिया है, वही हमारा HCF होता है। इन्होंने इस आसान तरीके से जो निकाला, तो लास्ट में अपन एक लाइन लिख देते हैं, अतः
शेषफल शून्य आने पर भाजक 2 है, इसलिए भाजक 2 है, इसलिए 6 व 20 का HCF 2 होगा। ये पूरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन और यह सवाल जो कुछ भी है वो इस प्रकार से करना। इससे कितना भी बड़ा सा बड़ा नंबर आएगा उसको आपको इसी प्रकार से तोड़ना है। सबसे बड़ी संख्या को आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप याद रखो कि a बराबर होता है BQ प्लस के R, जहाँ पर a जो इसमें भाज्य होता है, b जिसमें भाजक होता है, q इसमें भागफल होता है और शेषफल होता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको इस R को याद रखना है कि एक्चुअल में जो R है वो है क्या। अधिकतर इसको पूछ लेता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में R क्या है। तो R जो होती है ना हमारी, R एक्चुअल में जो रिमाइंडर है या शेषफल है वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन B जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसे हम भाजक बोल रहे हैं, उससे हमेशा छोटा आएगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया 6 और 20 का HCF निकालने के लिए, तो हमने इस प्रकार से A को क्या मान लिया 20 और B को क्या मान लिया 6 माना। A को 20 मान के और B को 6 मान के हमने जब इसका भाग दिया तो ये चीजें निकल के आई। भागफल कितना आया 3, हमारा शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। इसी चीज को हमने इस फॉर्म के रूप में लिख दिया, मतलब A का मान हमने यहां रख दिया कितना आया 20, B का मान यहां रख दिया कितना आया 6, Q का मान जो पीछे भागफल जो रहता है वो हमने लिख दिया कितना आया 3 और शेषफल 2। अब यहां से हमको ये प्रक्रिया फिर से दोहरानी होती है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर हम रिपीट करते हैं, जो शेषफल होता है आगे जाके वो भाजक बन जाता है और जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है। तो हमने क्या किया फिर पुनः जो सबसे बड़ा नंबर है उसको 6 को ले लिया A और B बराबर ले लिया हमने 2, जो शेषफल था उसको कितना मान लिया B मान लिया। पुनः इसका प्रयोग किया तो भाग पूरा पूरा चला गया, तो हमारा शेषफल कितना आ गया 0। अतः शेषफल 0 आने पर जो भाजक है वो कितना है 2 है। भाजक कितना है 2, तो 6 और 20 का जो HCF होगा वो कितना होगा 2 होगा। इस प्रकार से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी भी संख्या का HCF ज्ञात कर सकते हैं। MP बोर्ड, यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में इसको हटा दिया गया, ये केवल बिहार बोर्ड में है, तो आप इसको बिहार बोर्ड वाले आसानी से इसको कर सकते हैं, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसके मुख्य टॉपिक पर, जिसमें कि HCF। मुख्य टॉपिक क्या है इसका, HCF और LCM। उससे पहले एक चीज है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो होती क्या चीज है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है वो क्या होती है। सबसे पहले आप इसको यूक्लिड जो अभी हमने पढ़ा है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया, लेकिन इसका पूरा पूरा श्रेय जिसका हम आज जो रूप पढ़ते हैं वो जाता है एक बहुत बड़े वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो कि न्यूटन और आर्किमिडीज के समय के वैज्ञानिक हैं, और इन तीन में उनकी गिनती होती है। एक तरीके से आप समकक्ष समझिए न्यूटन और आर्किमिडीज के। तो गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, इन्होंने इसको सही वर्णन दिया था, और इनकी एक पुस्तक है डिस्क्यूशंस अर्थमेटिकी, उसमें इसका वर्णन और डिस्क्राइबेशन मिलता है। और उनके गणित में योगदान को देखते हुए कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। और MP बोर्ड में उनसे संबंधित 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें ये पूछा गया है कि गणितज्ञों का राजकुमार कौन है, तो उसका नाम याद रखना है आपको, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। बाकी चीजें जब हम 1 वर्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे चैप्टर के बाद में, तो आपको सारी चीजों को एक पेज में, 2 पेज में, या जितने भी PDF बनेंगे उसमें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। लेकिन तब तक ये चीज आप याद रखें कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ये चीज आपको याद रखनी है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम से मतलब क्या है, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैथमेटिकल परिभाषा जो गणित में लैंग्वेज लिखी है मैंने वही की वही आपके लिए लिख दी है। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। जैसे मान लो एक संख्या ली मैंने 140, एक नंबर लिया हमने उदाहरण के लिए 140 नंबर ले लिया। सही क्रम इसका यह है कि सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 से इसमें भाग दिया जाएगा। जब हम किसी चीज के गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसके भाग देते हैं। तो चलिए देखो, 2 का पाड़ा 14 में देंगे तो 2 7 14 और 0 भाग न जाने का 0 आ जाएगा। फिर 2 का भाग फिर से देंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 5 7 35 और 7 एकन 7, ये निकाल दिया। लेकिन दूसरे वाला आके कहता है नहीं 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 मुझे ऐसे नहीं करना, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूंगा, मैं पहले इसको 5 से ही काटूंगा। मैं इसमें पहले किसका भाग दूंगा, 5 से दूंगा। बहुत से क्लास में बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे, तुम जैसे कर रहे हैं हम वैसे क्यों करेंगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, हमें जो करना है वो करेंगे। तो हम 5 से काटते हैं, 5 भाग इसमें 2, 5 दूनी 10, 4 बचेगा यहाँ पे और 5 अट्ठे 40। फिर कहता है अब मैं 2 से काटूंगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 7 14 और 7 एकन 7। फिर एक और आता है कह रहा मैं तुम्हारी दोनों की बात नहीं मानूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, मुझे कोई नहीं रोकेगा, मैं सिर्फ 7 का भाग दे सकता हूं। 7 दूनी 14 0। फिर उसने कहा मैं अब 5 से दूंगा, 5 चौके 20, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 3 लोग आए, तीनों ने अलग अलग तरीके से किया। अब इस परिभाषा का सार समझिए। प्रत्येक भाज्य संख्या, जे एक ही नंबर ले रखा है मैंने और जो भाज्य संख्या है को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर मैं यहां 140 को डिस्क्राइब करूं तो कैसे करूंगा कि 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यहां मुझे 140 को डिस्क्राइब करना है तो यहां क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 5 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 7। फिर से अगर मैं यहां 140 को डिस्क्राइब करूंगा तो पहले मैं 7 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 2 और 2 लिखूंगा। मैंने इसको व्यक्त कर दिया। और यह गुणनखंड, ये सारे के सारे गुणनखंड जो नीचे आपको दिए गए हैं, और यह जो गुणनखंड है ना अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम से कोई मतलब नहीं है इसमें। इस अद्वितीय का जो यहाँ पे जो मतलब है, अद्वितीय जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इनके क्रम से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर बार जो गुणनखंड आएंगे चाहे कोई भी बच्चा किस प्रकार से करे वो एक ही आएंगे। इधर देखो 2 बार 2 आया, 1 बार 5 1 बार 7, सेम इधर भी 1 बार 5 आया, 2 बार 2 1 बार 7, सेम इधर आया 7 5 2 2।
तो इस प्रकार से इसके क्रम से इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और इनके क्रम के बिना हर बार जो 4 ही नंबर रिपीट होंगे ये अद्वितीय होता है। और इस प्रमेय को आप आराम से लिख के कहीं भी जहां आप स्टडी करते हैं वहां सामने दीवार पे चिपका लें, ये आपको 2 नंबर देके जाएगी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये हर बार पूछी जाती है। एक आध बार छोड़ दिया जाए तो हर बार पूछी जाती है। आप इसको अब जहां स्टडी करते हैं उसकी दीवार पे आराम से एक चिट बना के और चिपका लें, जिससे आप शाम समय दोनों समय इसको आराम से पढ़ते रहें। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक दो चीजें और समझो, हमेशा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। इंग्लिश में इनको फैक्टर कहा जाता है और इसको मल्टीपल। कोई एक नंबर से मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया, यहां 15 ले लिया, इसके फैक्टर करने हैं मुझे गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है इसके अभाज्य गुणनखंड। कैसे कैसे हो जाएंगे, जैसे पहले 1 ही आ जाएगा, फिर इसका 3 और फिर 5, ये हो गए इसके फैक्टर। 5 3 जा 15 और 1। लेकिन जब इसके गुणज की बात आएगी, गुणज का मतलब होता है गुणा करना। जैसे 15 का गुणा 1 से करेंगे तो 15, दूसरा 30, तीसरा 45, चौथा 60 डॉट डॉट डॉट। तो आप अपने मन से पहले ये कंफ्यूजन हटाएं कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, मतलब के गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए। आपके सिलेबस में जो दे रखा है अपने इस मैथमेटिक्स में 10th में, वो इसके गुणनखंड दे रखे हैं, फैक्टर्स दे रखे हैं। और ऐसे 1.1 प्रश्नावली में सबसे पहले यही प्रश्न दे रखा है। तो हम इसको आगे करते हैं। जैसे कि पहला इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कुछ एक दो एग्जांपल, एक तो 140 जो था मैं आपको बता चुका हूं, बाकी 2-3 और हैं, एक दो एग्जांपल और दे देता हूं मैं। एक 156 है और एक और ले लेते हैं, एक है 5005। इन दोनों को हम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको जब क्लास चालू किया था 2 दिन पहले, तब भी आपको बताया था कि ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों है, इसमें सबसे आसान आसान सवाल है और 6 नंबर आसानी से बच्चा ला सकता है। तो क्यों ला सकता है, ऐसे सवाल आते हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हुए। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी भी सवाल को सॉल्व करते समय मैथमेटिक्स में जो आपको याद रखना है, आपको शुरुआत में उत्तर नहीं लिखना है। जब भी आप सवाल करोगे, चालू करते हो बोर्ड एग्जाम में लिखना, तो आपको सबसे पहले हल से स्टार्ट करना होता है। बाकी अदर सब्जेक्ट में आप आंसर लिखते हो, लेकिन इसमें आंसर सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इस बात को आपको अच्छे से ख्याल रखना है। तो चलिए देखिए, 2 से इसको काट लेते हैं। 2 7 14, 1 आया, 2 8 16। 2 से इसको फिर काटो, 2 3 6, 1 आया, 2 9 में 18। अब 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, तो फिर 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। ऐसे हमने हल कर लिया सवाल। सवाल हल करने के बाद में आपको क्या करना है, इसको लिखना है। लिखना कैसे, देखिए आप, अतः, हर सवाल में आपको ऐसे लिखना है, अतः 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 13 है। और ये सवाल आपके लिए 2 नंबर में आता है और आपको बस इतना ही लिखना है। अब हम बात करेंगे इस दूसरे वाले की, 5005 की। आपको पता है 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट है, जो जिसको इकाई अंक हम कहते हैं, वो 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए। लेकिन इसमें ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम पहले 5 से डिवाइड करें। 5 बन जा 5, 0 0 और 5 बन जा 5। एक बार चला गया। अब इसको काटो। अब देखो, अब ये 5 से भी नहीं कट रही, क्योंकि पीछे क्या आ गया, 1 आ गया। कितने से कट जाएगा जे, आप इसमें भाग देखो, 3 से नहीं कटती। 3 का एक फिक्स रूल आप याद रखो, जो संख्या लिखी हुई है उसको अंकों को ऐड करो, अगर उसका ऐड 3 से डिवाइड हो रहा है
तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर उसका ऐड 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो नहीं हो रही। 7 का देख लो, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौकट यहाँ 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 तिया 21। अब जो 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और जे रहा 13 एकम 13। अतः सेम प्रोसेस है, जो इधर लिखा था वही इधर लिखना है। अतः हल लिखना ना भूलें आप, और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि दिया है। अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 और 13 है। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर निकाल सकते हैं। 1.1 में यही है, पहले के 5 सवाल और है, जिसमें 2 और सवाल आपके लिए रह गए। 140 हम पिछले पेज पर करा चुके हैं, बाकी 7429 और एक नंबर और है। ये सारे सवाल बाकी बचे आपको घर से करने। इसके बाद एक चीज और जो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, HCF जो अभी आपने लिखा था, अब मैं उसको लिख देता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या है, HCF, और इधर लिखे देते हैं हम LCM। HCF और LCM। HCF क्या है, पहले ये देखिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इसके विपरीत होता है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। HCF को हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन एफिशिएंसी फैक्टर, और हिंदी में इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त। एलसीएम को अपन कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है ये सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को डिवाइड कर दे, जिन संख्याओं में भाग चला जाता है, जिनका हम HCF ज्ञात कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, दोनों को हम एक ही एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल जैसे मैंने कहा 96, 96 और 404 का HCF। यूक्लिड वाली विधि मैं उधर आपको बता चुका हूं, तो इससे आप इसको घर पे ट्राई करना है, आप अच्छे से होमवर्क करें। और हम इसको यहाँ पे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे, जो इसकी डेफिनेशन लिखी है उस प्रकार से। जैसे पहले 96, 2 से डिवाइड कर दो इसको, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 से फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और फिर से इसको 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे हम इधर 404 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
2 बन जा 1, 2 बन जा 1। अब 101 जो है ना प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटते, इसलिए ये पूरा पूरा इसी से ही कटेगा, 101 से ही। तो 101 से इसमें डिवाइड देंगे तो ये एक बार चला जाएगा, 101 से इसमें डिवाइड जो है एक बार चला गया। अब हम इसका HCF ज्ञात करते हैं। HCF के लिए आपको लिखना क्या होता है, जैसे पहले 96 के जो फैक्टर हैं उसको ऐसे आप कर लें, 96 के गुणनखंड कैसे हैं, आप काउंटिंग करें, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो हम इस पर लिख देंगे 2 पे घात 5। 96 को ऐसे काउंटिंग करना है आपको, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, 2 पे घात 5 लिख दिया। 3 कितनी बार आ रहा है, केवल एक बार, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। सेम इसको 404 को लिख लेंगे, 404 के जो अभाज्य गुणनखंड है उनको लिख लो। ये कितनी बार आया, 2 पे घात 2 और मल्टीप्लाई 101। अब मैं निकालता हूं 96 व 404 का HCF। आप देखिए कैसे, अब आप ध्यान दो, अब आते हैं परिभाषा पे। संख्याओं में प्रत्येक, इस कीवर्ड को आप याद रखना, जिसको मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों। सबसे बड़ा कीवर्ड इसमें यही है कि इसमें जो दोनों में उभयनिष्ठ संख्या आ रही हो, जैसे दो अपन ने जो लिए, एक 96 एक 404 जो लिया है, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन संख्या जो मिल रही हो, तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, आप देखो केवल दोनों में 2 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 2, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा हो गया, 2 हो गया। आगे क्या कहा है इसने, गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल, तो सबसे छोटी घात कितनी है, 2 पे सबसे छोटी घात कितनी है, 2 है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, उसको बाद में ऐड कर देता हूं, 1 इसका भी मल्टीपल होगा और 1 इसका भी मल्टीपल होगा, नहीं तो कहेंगे सर ने अभी हाल तो कहा था कि ये 1 क्यों लिख देते हो, क्योंकि 1 लिखते हैं तभी को प्राइम नंबर जो होते हैं अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर जब सहअभाज्य संख्याओं का हम HCF निकालते हैं तो वो 1 इसीलिए आता है क्योंकि उसका फैक्टर में 1 आवश्यक रूप से आते हैं। तो सबसे छोटी घात कौन सी है इसमें, 2 पे घात 2, तो 2 पे घात 2 ले लिया, और एक कॉमन फैक्टर हमने 1 बाद में जोड़ा है, 2 पे घात 2 का मतलब होता है 4, और ये रहा इसका आंसर। ये प्रॉपर तरीका है पेपर में लिखने का, यहां आप हल और डाल देंगे, और इस प्रकार से एक को किया, दोनों को किया, और दोनों को ऐसे कंबाइंड करके हम इसको निकाल देते हैं। सेम टू सेम कहानी हम किसके लिए लेंगे, एलसीएम के लिए। तो अब एलसीएम में डायरेक्ट लिखूंगा, आप इसके फैक्टर आप घर पे जाके करना। एलसीएम 96 एंड 404, 404 और 96 का HCF एलसीएम। सिर्फ आपको ये वाली क्रिया एक बार करनी है, और एक बार करने के बाद इससे एलसीएम और HCF दोनों निकल आएंगे। बस आपको इनकी परिभाषाओं को थोड़ा बहुत ध्यान देना। इसमें क्या कहा था, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, लेकिन इसमें क्या कहा है, संख्याओं से संबद्ध। इस संबद्ध का अर्थ समझ लो, इसका मतलब है जितनी संख्या आई हुई है, आई हुई है, इसमें जितनी संख्या आई हुई है, जितने नंबर से इसमें आए हुए उन सबको लिखो पहले तो कौन कौन सा नंबर इसमें आया हुआ है आप वो देखें। एक तो 2 आया है, एक 3 आया है, और एक 101 आया है। ये 3 ही है, 2 है, 3 है और 101। जितने भी नंबर्स इसमें आए हुए हैं 2, 3 और 101 नंबर आ गए। उसके बाद क्या कहा, ये तो ले लिया अपन ने संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। ध्यान रखना है कि HCF में अब सबसे छोटी लेते हैं और एलसीएम पे पहुंचते ही हम सबसे बड़ी घातों को ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात कितनी होगी, जैसे 2 पे सबसे बड़ी घात कितनी होगी, 2 पे घात 5। 3 की बड़ी घात, इन पे एक एक घात आप ऐड कर सकते हो कि जो एक एक घात है। 101 पे केवल एक है, 3 पे भी कितनी है, 1 है, तो इस पे 1 और इस पे भी 1, इनका बस मल्टीप्लाई कर दो। 2 पे घात 5 कितना हो जाएगा, 32, इसका 3 से इस पर मल्टीप्लाई कर दो, 303। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मिनिमम 20 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। टेबल्स इंग्लिश में कहें तो आपको टेबल्स आनी चाहिए 20 तक मिनिमम, तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है।
अब 3 का हमने 101 से यही मल्टीप्लाई कर लिया। जब भी आप मल्टीप्लाई करो ना तो उन संख्याओं का सबसे पहले मल्टीप्लाई करो जो आपको आ सकती है, कि हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कॉपी पेंसिल नहीं लेनी पड़ेगी, तो आपको तुरंत वही हो जाएगा। अब ऐसे 32 से 3 से करो तो 96, और 32 से 3 से करेंगे तो 96। ये रहा इसका एलसीएम। इस प्रकार से किन्हीं भी नंबर्स का सिर्फ एक बार में करने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको लास्ट आज के लिए बताने वाला हूं। आज के लिए लास्ट है, क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो मैं आज के लिए सिर्फ लास्ट बताऊंगा। इसको आप हमारे नाम से ऐड कर लो, बॉबी टिप। वो क्या है? ये सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए टिप है। अब इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेता हूं मैं। कैसे? उसे गैप ट्रिप भी कहा जाता है। कैसे निकालेंगे? देखो, 404 और 96 लिया ना, सबसे पहले आप इन दोनों को माइनस कर लो। 404 में से 96 को क्या कर दो? माइनस कर दो। चलो कीजिए। जब हम माइनस करेंगे इसको तो आप देखो 4 में से 6 तो जाता नहीं है, तो कितने में से कर देंगे? 14 में से 6 गया तो कितना आया? 8। अब कितना होगा? इसकी आंसर लाएंगे 10, 10 में से 10 गया 0, 4 में से 1 गया तो 3, कितना आया? 308। तो 308 जो 8 है ना, 308 404 में डिवाइड एक बार जा रहा है, लेकिन 96 में तो जा ही नहीं रहा। अब इसके हम कर देते हैं फैक्टर। फैक्टर करो, देखो 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है, तो 4 यहां लिखो, 4 7 28, 4 दूनी 8। अब इसके अलग से फैक्टर करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? चलो इसके भी अगर आप करना चाहो तो इसके भी कर लो। 72 को क्या लिख सकते हैं अपन? 8 इंटू 9, ये लिख लिया हमने। 308 के जो फैक्टर हो गए 8, 9 और 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, शायद डिवाइड देते समय कुछ गड़बड़ दिख रही है हमें। 4 7 28, 2 बचेगा, 4 7 28, हाँ गड़बड़ हो गई। तो इसको अपन लिख लेंगे 11 इंटू 7, ये हो जाएंगे। 4 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब आप छोटी संख्या में भाग दो। 7 से देंगे कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता, 11 से देंगे तब भी 96 कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए क्या रहा इसका एचसीएफ? 4 रहा। 4 से जे भी डिवाइड हो रहा है, 4 से जे भी डिवाइड हो रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं आपको खुद से करने होंगे, और आप घर पे एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे आप इनको आप घर पे इस विधि से आप ट्राई करें। केवल एचसीएफ के लिए आप लिख लें 45 और 60 एंड 72 और 96। इनको आप घर से करके लाएंगे। और हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। आप क्लास में जाने से पहले फिर से बता देते हैं, आप अच्छे से अच्छे वीडियो और अधिक प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।